Hello everyone. We were discussing Securities Contract Regulation Act, right? जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? हम लोग ने अभी तक पढ़ा कि दिस एक्ट इज फॉर्म्ड टू रेगुलेट द बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, राइट? जिसमें क्या क्या रेगुलेट होता है? एक आपका स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट होता है, एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सिक्योरिटीज रेगुलेट होता है और लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेट होता है, राइट? और ये सब कुछ क्यों होता है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, राइट? ओके, देन वी मूव्ड अहेड एंड वी रेड अबाउट की सिक्योरिटीज क्या क्या होती है. शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, देन व्हाट? डेरिवेटिव, देन आपका सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन में जो इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है, देन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऑल दीज आर योर व्हाट? सिक्योरिटीज. वन मोर, विच वन? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को अलग से सिक्योरिटी का दर्जा देना चाहती है तो वो, और किसी स्पेशल पर्पस में कोई व्हीकल अगर इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, जैसे कि हमारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में होता है, राइट? दैट इज योर स्पेशल पर्पस व्हीकल. Okay, then we read about certain other definitions like कि derivative क्या होता है, recognized stock exchange क्या है, spot delivery contract क्या है. Remember spot delivery contract जिसमें कि उसी दिन या एक आध दो दिन के अंदर अंदर सिक्योरिटी मिल जाए और पैसा दिया जाए, right? Correct? Okay, then we read about कि हमें कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन क्यों कराना पड़ गया. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन कराया? क्योंकि उन्हें मेंबर की ट्रेडिंग राइट्स और ओनरशिप मैनेजमेंट को अलग अलग रखना था, इसलिए. ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने किस बारे में पढ़ा? हम पढ़े रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और विड्रॉल ऑफ सच रिकॉग्निशन के बारे में, क्योंकि जिसके पास रिकॉग्नाइज करने का पावर है उन्हीं के पास कंडीशंस कंप्लाई ना होने पर डी रिकॉग्नाइज करने का पावर भी है. अंडरस्टूड? ओके, नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सर्टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जिसके बाद आपका इस चैप्टर में जो मेनली बचेगा वो जुडिशरी प्रोसीजर्स बचेंगे, यानी कैसे अपील वगैरह करना है, क्या पेनाल्टीज हैं, क्या ऑफेंसेस हैं, कॉन्ट्रावेंशंस के लिए क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं, एंड देन सर्टेन रूल्स. ओके, so please try to understand this lecture that we are having today is about powers of whom. एक एक्ट में यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व है, तो हम यहाँ पे तीन लोगों के पावर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज ऑफ कोर्स ये एक्ट कौन लेके आया? सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई, कुछ सोच समझ के लेके आई. सो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टेन पावर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पावर्स. गवर्नमेंट ने जिस भी एम को ध्यान में रखते हुए ऐसा लॉ बनाया है तो वो अपने हाथ में कुछ पावर्स भी रखती है. किस चीज़ के लिए? फॉर स्मूथ फंक्शनिंग. किस चीज़ के लिए? फॉर इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. ठीक है, और किस चीज़ के लिए? ताकि कोई भी मैल प्रैक्टिसेस ना हो सके. ओके, सो दैट इज समथिंग वेरी जनरल. तो यहाँ पे कुछ पावर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हैं. कुछ पावर्स इस एक्ट में बताए गए हैं जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के हाथ में है. सेबी क्या है? सेबी इज लाइक एन apex institution, it's like an apex body set up by an act of government. ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सेबी को क्या किया गया? इंस्टीट्यूट किया गया, एस्टैब्लिश किया गया है, जो कि एक तरह से आप कह सकते हो कि पूरे स्टॉक एक्सचेंजेस का डैडी है. ठीक है, क्या मैम वहाँ पे बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज होता है? नहीं. सेबी ये देखता है कि स्टॉक एक्सचेंजेस अपनी लिमिटेशंस के अंदर, अपने बायलॉज के अंदर काम करे, और सेबी का मेन रोल ये होता है कि सेबी जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, उन्हें एडुकेट करे और स्टॉक एक्सचेंज में जो डीलिंग्स हो रही है उन्हें रेगुलेट करे, राइट? तो एक तरह से ये कौन हो गया? ये हो गया मॉनिटर. मॉनिटर किसका? सारे स्टॉक एक्सचेंजेस का.
अंडरस्टैंड? तो कुछ पावर्स मॉनिटर के हाथ में दिए गए हैं और उसके बाद कुछ पावर्स किसके हाथ में दिए गए? खुद स्टॉक एक्सचेंजेस के भी हाथ में दिए गए। ऐसा नहीं है ना कि सब कुछ आपके लिए कोई और ही बताएगा, आपके हाथ में कुछ तो पावर्स देने ही पड़ेंगे ताकि आप अपने लिए भी कुछ सोच सको, राइट? पावर्स का मतलब क्या हो गया? अधिकार। अधिकार जब एक जने के हाथ में दे दिया जाता है तो वो उसका क्या हो जाता है? अब अगर उस पावर को और कोई सुपरसीड नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स दैट इज योर अल्टीमेट अथॉरिटी टू डू एनीथिंग। ओके, so first of all we are going to discuss about the powers of the central government. Now you can see there is a diagram given in your book, page number 1.7, that clearly states your 8 powers. Okay, the first one is to call for periodical returns and make direct inquiries. What do you understand? That central government has any time the power to call for periodical returns. Okay, now ये जो आपका यहाँ पे to call for periodical returns and make direct inquiries. Okay, now what you can do, just below the diagram you can see that the paragraph explaining the same has been given. I am going to write that paragraph in 3 short points. If you want, you can just write those 3 short points beside the box in the diagram. Okay, now to call for periodical returns and make direct inquiries, central government stock exchanges को कहता है कि आप क्या करने वाले हो? आप periodical return दोगे। ओके, कुछ रिटर्न्स हैं आपकी मंथली हो सकती हैं, कुछ रिटर्न्स हैं आपकी क्वार्टरली हो सकती हैं। तो ये जो periodical returns है ये आप दोगे, लेकिन ये आप किसको दोगे? ये आप एक काम करना, बस सेबी को दे देना, बात पे हमारे यहाँ भिजवाने की जरूरत नहीं है। आपका जो मॉनिटर है आप उसको दे दो, हम उससे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, ठीक है? तो एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप अपने पीरियोडिकल रिटर्न्स सेबी को दोगे। दूसरा, आप अपने जितने भी बुक्स एंड अकाउंट्स एंड रिटर्न्स एंड एवरीथिंग है वो आप 5 सालों तक रखे रहोगे। ऐसा नहीं है कि रद्दी वाला आया और सबसे पहले तुमने उठा के पिछले साल के अपने बुक्स और अकाउंट्स और ये सब दे डाले, है ना? आपको ये कंप्यूटर फॉर्मेट कराना था और आपने उठा के पिछले साल का डेटा उड़ा दिया। नहीं, 5 साल तक का डेटा आपको रखना ही रखना है। 5 साल तक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 5 साल तक के रिटर्न्स, रिपोर्ट्स, एवरीथिंग हैज टू बी प्रिजर्व्ड। ओके, एंड दीज शुड बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी बाय सीजी एनी टाइम। समझ में आ रही है बात? इफ यू कैन जस्ट फोकस योर ऑन थर्ड लाइन, every such stock exchange and every member thereof shall maintain and preserve for not exceeding 5 years such books of accounts and other documents as the central government after consultation with the stock exchange concerned may prescribe in the interest of the trade or in the public interest, and such books of accounts and other documents shall be subject to inspection to all reasonable times by SEBI। समझ में आ रहा है? कभी भी आपके मॉनिटर आएंगे और उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो क्या करना चाहेंगे? इंस्पेक्ट करना चाहेंगे, तो इट्स ऑलवेज ओपन टू इट। ओके, कभी भी आप सेबी को रोक नहीं सकते, आप 5 साल तक के रिकॉर्ड्स फेंक नहीं सकते, ठीक है? यानी कि इनका क्या हो सकता है? इंस्पेक्शन बाय सेबी। और उसके बाद एक और चीज़ है कि आप अपनी एनुअल रिपोर्ट दोगे, लेकिन ऐसा है कि अब ये जो एनुअल रिपोर्ट है ये आप किसको दोगे? ये आप हमें भी दोगे और सेबी को भी दोगे, ठीक है? पीरियोडिकल रिटर्न आप हमारे यहाँ मत भेजो, कोई बात नहीं, लेकिन एनुअल रिपोर्ट जो है आपकी
वो आप हमें भी दोगे और सेबी को भी दोगे। तो टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स एंड मेक डायरेक्ट इंक्वायरीज, ऑल दीज 4 points cover what exactly central government has power to do. It has the power to ask for the periodical returns. The periodical returns should be sent to SEBI. Then it has the power to ask the stock exchanges to preserve the books of accounts and other related documents for not exceeding 5 years. That means how much? Maximum 5 years आपको रखना ही रखना है। Okay, then you can all these things are open to SEBI for inspection and you have to send your annual return to central government and SEBI. So these are the rules relating to periodical returns. Okay. Next is to direct rules or make rules. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने पढ़ा था ना कि रिकॉग्निशन के समय क्या करते हैं, हर स्टॉक एक्सचेंज अपना बायलॉज देगा, राइट? तो जब वो बायलॉज मिल चुके हैं और कुछ रूल्स के अंडर ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमें कुछ रूल्स में अभी इसमें बदलाव करने चाहिए, ठीक है? तो वो क्या करेगी? या तो वो स्टॉक एक्सचेंज को खुद बोलेगी कि भाई साहब जरा आपने कुछ रूल्स क्या कर लीजिए, इस तरह के कुछ रूल्स ऐड कर लीजिए, या तो क्या करेगी? खुद उसको ऐड कर देगी। when central government is of the opinion कि it is expedient to do so, that means it is necessary to do so, the central government can ask the stock exchange to add some rules, to have certain rules, ठीक है? or it itself, central government can itself make those rules for the stock exchanges and they have to follow it. These rules are also published in the official gazette of the state so that the general public comes to know about it. Okay? Section 8 deals with the power of central government to make rules or direct rules to be made in respect of recognized stock exchange, where after consultation with the governing bodies of the stock exchanges generally or with the governing body of any stock exchange in particular. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यानी आप या तो सारी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके लिए एक जनरली पूरा आप बना दो, या फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना है तो आप उसकी गवर्निंग बॉडी के साथ कंसल्ट कर लो और आप या तो उन्हीं से कह दो कि भाई कुछ रूल्स ये ऐड कर लो, और या तो आप उन्हें बना के दे दो। अंडरस्टूड? In particular, the central government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so by order in writing together with a statement of the reasons thereof. Try to understand. Reasons देने ज़रूरी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात क्यों ज़रूरी लगी, क्यों नेसेसरी लगी, इस बात का रीज़न देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? वो गवर्निंग बॉडी जो वहाँ बैठी है, इट हैज़ टू नो दैट नथिंग इज डन in a vague manner. There should be proper reasons given to the governing body कि भाई there are certain things that we can see should happen or should not happen. That is why हम आपको कह रहे हैं कि अपने rules बदल लो. Direct the recognized stock exchange, ठीक है, to make rules or to amend any rules already made in respect of all or any of the matters, or to amend any rules already made in respect of all or any of the matters as specified within a period of 2 months from the date of order. Understood? So यहाँ पे important क्या है? You can see there is always a flow diagram given below the paragraph to quickly revise everything and to quickly grasp everything. यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम जब भी आपको ये ऑर्डर देंगे कि आपको चेंज करना है तो आप विदिन 2 मंथ के अंदर अंदर करोगे, और अगर किसी केस में आप इस बात को निग्लेक्ट कर देते हो, यानी आप 2 महीने के अंदर अंदर
अपने रूल्स चेंज नहीं करते हो, नए बनाने के लिए मैंने बोला आप नहीं बनाते हो, है ना, मैंने चेंज करने के लिए बोला आप नहीं चेंज करते हो, तो फिर मैं खुद ही कर दूंगा उसको ऑफिशियल गजेट में पब्लिश भी कर दूंगा, so that everybody comes to know about the new information. Understood? So this is what has been given, that where in pursuance of this section, I'm reading the next paragraph, where in pursuance of this section any rules have been made or amended, the rules so made or amended shall be published in the Gazette of India and also in the official gazette of the state. Okay, what? On the publication thereof in the Gazette of India, the rules so made or amended, notwithstanding anything in contrary contained in the Companies Act or in any other law for the time being in force, have effect as if they had been made or amended by the recognized stock exchange as the case may be. जब ये बोला जाता है notwithstanding, इसका मतलब है कि जो यहाँ बोला जा रहा है वो सुपीरियर है. ओके, बात समझ में आ रही है? यानी इसमें बोला गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार रूल चेंज कर दिया और उसे पब्लिश करा दिया तो ऐसा माना जाएगा कि अब ये इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज पे लागू हो चुका है जैसे कि ये रूल्स स्टॉक एक्सचेंज ने खुद बनाए हो. दैट इज व्हाट हैज बीन गिवन. ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लॉ. ओके, अंडरस्टूड? सो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट में बोला गया कि आप पीरियोडिकल रिटर्न्स रखो. सेकेंड में बोला गया कि अगर हमें लगता है कि ऐसा करना जरूरी है तो हम आपसे कहेंगे कि आप अपने रूल्स चेंज कर लो, अमेंड कर लो, बना लो. अगर आप 2 महीने के अंदर अंदर हमारी बात मान गए तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप 2 महीने के अंदर हमारी बात नहीं माने तो हम क्या करेंगे, हम खुद ही रूल्स चेंज कर देंगे और उसे ऑफिशियल गजेट में पब्लिश भी कर देंगे और ऐसा माना जाएगा कि आपने खुद किया. राइट? बात समझ में? मैम अजीब दादागिरी है. अरे दादागिरी नहीं है. दिस इज हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस. ओके, चलो थर्ड. To supersede the business of stock exchange. Okay, now what is the meaning of superseding? Superseding का मतलब कि हम उसको अब कंट्रोल करेंगे. कंट्रोल तो आप पहले भी कर रहे हो, तुमको हटा के कंट्रोल करेंगे. समझ में आ रहा है? कंट्रोल तो आप ऐसे भी कर रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, सब कर रहे हो आप, लेकिन जब हम कह रहे हैं हम सुपरसीड कर जाएंगे यानी अब हम तुम्हारे ऊपर है और तुम्हें हम हटा भी देंगे. ऐसा गवर्नमेंट कब कर सकती है? व्हेन कैन द गवर्नमेंट डू दिस? व्हेन द गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द गवर्निंग बॉडी शुड बी सुपरसीडेड. ठीक है, जो गवर्निंग बॉडी है, आपने रूल्स बनाए लेकिन जिस तरीके से आपका बिजनेस कंडक्ट हो रहा है दैट इज समवेयर और द एल्स, दैट इज समवेयर और द अदर not in line with the interest of the public. This is where central government forms an opinion that the governing body should be superseded. Understood? अब जब हम कह रहे हैं कि the governing body should be superseded, इसका मतलब हम आपसे ये कह रहे हैं कि जिस दिन से हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि गवर्निंग बॉडी हैज बीन सुपरसीडेड, उस दिन से हम क्या करेंगे? अब कर तो रही है सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एन ऑर्डर भी कर रही है. अब अगर तुम्हारे यहाँ से काम करने वाले बंदों को हटा देगी तो काम करेगा कौन? क्या स्वयं प्राइम मिनिस्टर आएंगे साक्षात? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. सेंट्रल गवर्नमेंट फिर क्या करेगी? एक पर्सन को अपॉइंट कर देगी. समझ में आ रहा है? एक पर्सन को अपॉइंट कर देगी. हर चीज सुनते जाओ, लिखा हुआ है, पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्लो डायग्राम फॉर्म में लिखा हुआ है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड इट. ओके, अगर हमें लगता है कि भाई आप जिस हिसाब से आपको अपना बिजनेस कंडक्ट करना चाहिए था आपने उस हिसाब से नहीं किया, समवेयर और द अदर यू आर कंडक्टिंग योर बिजनेस इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द पब्लिक. ओके, सो हियर व्हाट सीजी विल डू? सीजी विल ऑफ कोर्स एक नोटिस देगा, एक बार आपको अपनी बात कहने का मौका देगा और उसके बाद क्या बोलेगा? अगर सीजी कन्विंस नहीं हुआ तो सीजी बोलेगा
कि भाई ऐसा है तुम्हारी गवर्निंग बॉडी सुपरसीड हो चुकी है, यानी समवन एल्स इज देयर हु इज ओवर एंड अबव योर गवर्निंग बॉडी एंड यू आर आस्क्ड टू लिसन टू दैट वेरी पर्सन. हु इज दैट वेरी पर्सन? जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करेगी. ठीक है, और अगर एक जने के बजाय काफी सारे लोग अपॉइंट कर देती है तो उन काफी सारे लोगों का एक कोई चेयरमैन अपॉइंट कर देगी. ठीक है, अब मजे की बात यह है कि जैसे ही ये अपॉइंटेड पर्सन अपॉइंट होता है, ठीक है, जैसे ही गवर्निंग बॉडी सुपरसीडेड डिक्लेयर होती है, तुरंत क्या होगा, व्हाट विल हैपन? जो पुराने ऑफिस बेयरर्स थे, जो पुरानी गवर्निंग बॉडी थी, दैट विल नो लॉन्गर बी होल्डिंग ऑफिस. ठीक है, अपॉइंटेड पर्सन के पास सारे ड्यूटीज एंड पावर्स आ जाएगा. किसका? गवर्निंग बॉडी का. ठीक है भाई, आपने इन्हीं पावर्स और इनका मिसयूज किया था, इसलिए आपको अभी यहां से हम हटा रहे, हम दूसरे बंदे को बिठा रहे हैं. जो हमारा बंदा है उसके पास सेम पावर्स है और ड्यूटीज भी हैं, प्लस उसको जो ठीक लगता है कि इस ऑफिस में जो भी प्रॉपर्टी उसको यूज करनी है, टेबल, चेयर, कुर्सी, फैन, गाड़ी, बंगला, जो कुछ भी उसको यूज करना है, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्निंग बॉडी shall vest with the appointed person as far as he is required to execute his duties. Understood? तो क्या होगा? All property will also vest. Understood? बात समझ में आ रही है? अगर इस अपॉइंटेड पर्सन के, अभी स्टोरी में मैं क्या बोल रही हूं, आगे बोल रही हूं कि अगर इस अपॉइंटेड पर्सन के अपॉइंट होने से पहले हमने गवर्निंग बॉडी से बातचीत की और हम कन्विंस हो गए कि ठीक है भाई, तुम जो भी कर रहे थे वो पब्लिक को हार्म नहीं कर रहा था, ठीक है, या तो तुम जो भी तुम कर रहे थे वो तुम ठीक कर रहे थे, तो हम इस तरह का कोई भी अपॉइंटेड पर्सन को अपॉइंट ही नहीं करेंगे और क्या करेंगे, उसको साइड रखेंगे पिक्चर से. अंडरस्टूड? नाउ सी, आई एम गोइंग टू रीड ऑल दिस आउट. अभी तक हमने क्या बोला, अगर गवर्नमेंट को लगता है सुपरसीड होना चाहिए तो वो क्या करेगी, उसकी गवर्निंग बॉडी को सुपरसीड करेगी. सुपरसीड करने से पहले उसको एक बार नोटिस देगी और उसकी बात सुनने के लिए एक बार उसको मौका भी दिया जाएगा. अगर उसमें कन्विंस कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कन्विंस कर पाते हैं तो सरकार फिर अब अपने हिसाब से उस स्टॉक एक्सचेंज को चलाएगी. कैसे चलाएगी? एक अपॉइंटेड पर्सन को अपॉइंट कर देगी. जब मैं कहती हूँ अपॉइंटेड पर्सन को अपॉइंट कर देगी, इसका मतलब है कि एक बंदा सरकार खुद अपनी तरफ से वहां पे लगा देगी. ठीक है, या तो एक बंदा लगाएगी या तो बहुत से बंदे लगाएगी और उन सबका एक चेयरमैन बना देगी. ठीक है, जैसे ही अपॉइंटेड पर्सन अपॉइंट होता है और गवर्निंग बॉडी सुपरसीडेड डिक्लेयर हो जाती है, उस वक्त से जो पुरानी गवर्निंग बॉडी थी वो ऑफिस आना बंद करे चाहे ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कुर्सी छिना जाएगी, वो पावर्स एंड ड्यूटीज ले लिए जाएंगे. ठीक है, दे विल सीज टू होल्ड ऑफिस. देन who will hold office? The appointed person will hold office with all the powers and duties as of the governing body. And third, जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो किसको वेस्ट करने लगेगी? It will start vesting with the appointed person. Okay? लेकिन अगर इतना सब कुछ होने से पहले गवर्नमेंट कन्विंस हो जाती है तो फिर इतना सब कुछ नहीं होगा. Understood? Okay. Now I'm going to read out the proper language. Without prejudice to any other powers vested in the central government under this act, where the central government is of the opinion that governing body of any recognized stock exchange should be superseded. जब हमें लगता है, जब सरकार को लगता है कि it should be superseded, then central government may serve on the governing body a written notice, यानी कि नोटिस दिया गया that the central government is considering the supersession of the governing body, and for the reason specified in the notice, ऑफ कोर्स नोटिस देगी, खाली कागज तो देगी नहीं, उसमें लिख के देगी कि तुमने ये सब हरकतें की हैं इसलिए हम तुमको यहाँ से हटाना चाह रहे हैं. ठीक है, एंड आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द गवर्निंग बॉडी टू बी हर्ड इन द मैनर इट मे बी
बी नोटिफिकेशन इन द official gazette declare the governing body of such stock exchange to be superseded. official gazette में जानकारी दो, लोगों को इन्फॉर्म करो और डिक्लेयर कर दो. and may appoint any person to exercise and perform all the powers and duties of the governing body. ठीक है, जैसे ही पब्लिकेशन होगी ऑफिशियल गजट में, जैसे ही ये डिक्लेरेशन होगी कि गवर्निंग बॉडी सुपरसीड हो चुकी है, तुरंत क्या होगा, द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी विच हैज बीन सुपरसीडेड एज फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ सुपरसेशन सीज टू होल्ड ऑफिस. बी, the person or persons appointed may exercise and perform all powers and duties of the governing body. And C, all such property of the recognized stock exchange as a person or persons appointed may by order in writing specify in this behalf as being necessary for the purpose of enabling him or them to carry on the business of the stock exchange shall vest in such person. जैसा कि हमने अभी अभी बात की कि जैसा उसको जरूरत लगेगी all the property will vest with the appointed person. अच्छा, और ये जो अपॉइंटेड पर्सन है ये कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, जब तक उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि तुम ऑफिस होल्ड करो. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. द सेंट्रल गवर्नमेंट में एट एनी टाइम बिफोर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड ऑफ ऑफिस ऑफ एनी पर्सन और पर्सन अपॉइंटेड कॉल अपॉन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू रिकॉन्स्टिट्यूट द गवर्निंग बॉडी. ठीक है, क्या समझ में आया कि अगर सरकार कन्विंस हो जाती है तो या तो हम अपॉइंटेड पर्सन को अपॉइंट ही नहीं करेंगे, अगर हम अपॉइंट कर चुके हैं और अभी तक हमने एन ऑर्डर इन राइटिंग उसको नहीं दिया है कि तुमको 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, कब तक ये ऑफिस होल्ड करना है, अगर इन सब बातों से पहले हम ओरिजिनल गवर्निंग बॉडी की बातों से कन्विंस हो जाते हैं तो हम बोलेंगे कि आप ही जाइए और अपना ऑफिस ले लीजिए, रिकॉन्स्टिट्यूट कर लीजिए. समझ में आ रहा है बात? ठीक है, so that is what the power with government is, कि government can supersede the governing body of any stock exchange. For what? For the purpose of proper functioning when it considers कि it is necessary to do so. Understood? बात समझ में आ रही है? Next. नाउ एक तरफ तो पावर है कि हम आपकी गवर्निंग बॉडी को सुपरसीड कर जाएंगे, दूसरा पावर है कि हम आपको कभी भी कह सकते हैं किस चीज के लिए, अपना बिजनेस बंद करने के लिए. मैम कंप्लीट बंद, वाइंड अप नहीं, सस्पेंड. टू सस्पेंड द बिजनेस मीन्स टू कीप इट ऑन होल्ड. वंस द गवर्नमेंट आस्क्स दैट द बिजनेस शुड बी सस्पेंडेड, तो क्या होगा, the stock exchange will stop functioning. कितने समय के लिए? मैक्सिमम 7 days. ये कैसे हो सकता है, क्यों होगा, क्यों सरकार बोलेगी कि भाई stop all your functions? When an emergency has arisen, if the government is of the opinion that some kind of fraud has undertaken, ठीक है, कुछ तो भी ऐसा हुआ है कि अभी के अभी हमें स्टॉक एक्सचेंज की बिजनेस को रुकवा देना है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस टाइप की कोई इमरजेंसी अराइज हो चुकी है, ठीक है, उस वक्त पे सरकार क्या करेगी, स्टॉक एक्सचेंज को बोलेगी कि प्लीज सस्पेंड द बिजनेस फॉर मैक्सिमम 7 days. बहुत ज़्यादा सरकार कर सकती है तो 7 days के लिए कर सकती है. मैम अगर कुछ बहुत ही सीरियस है और गवर्नमेंट चाहती है कि इस टाइम को एक्सटेंड कर ले, तो क्या गवर्नमेंट के पास वो पावर नहीं है? ऑफ कोर्स है, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इसको इस टाइम को एक्सटेंड कर सके, लेकिन 7 दिन तक तो वो बिना बोले ही बंद करा सकती है. 7 दिन से ऊपर अगर इसको एक्सटेंड कराना है तो पहले गवर्निंग बॉडी को आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा. आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्निंग बॉडी को एक मौका देना पड़ेगा कि आओ भाई तुम अपनी बात
बोल लो। समझ में आ रहा है? तो सरकार के पास किन तरीके के पावर्स आ गए? एक तो हो गया कि भाई रिटर्न्स वगैरह मंगा लो, दूसरा आपको जब ठीक लगे आप हमारे रूल्स को चेंज करा सकते हो, नए बनवा सकते हो, तीसरा है आपको नहीं लग रहा है कि हम ठीक से धंधा कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? हमारी गवर्निंग बॉडी को सुपरसीड कर जाओगे, और चौथा कि अगर आपको नहीं लगता है, अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है या फिर कोई इमरजेंसी अराइज हो चुकी है, किस टाइप की इमरजेंसी मैम? नेशनल इमरजेंसी? ऑफ कोर्स नॉट, इट डिपेंड्स ऑन हाउ गवर्नमेंट इंटरप्रेट इट। गवर्नमेंट के लिए अगर लगता है कि कुछ इस टाइप की इमरजेंसी है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस अभी के अभी रुकवाना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, जनरल पब्लिक बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकती है, तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। लेकिन कितने समय के लिए? मैक्सिमम 7 डेज। अगर इससे आगे बढ़वाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? गवर्निंग बॉडी को देना पड़ेगा, और उनको एक मौका देना पड़ेगा कि आओ अपनी बात समझा लो कि क्यों इस तरह का ऐसा कोई सिचुएशन अकर ही हुआ। अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही है? तो ये थे हमारे अभी तक के 4 पावर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? इज टू इशू डायरेक्शंस। So section 12A gives power to the central government to issue certain directions. The power is very simple to read, to issue directions. लेकिन the power is very vast in interpretation. यहाँ पे government is not only focusing on the stock exchange, rather it is also covering the clearing corporations, the trading dealing activities and the persons connected to it. कि सरकार जो है जब वो क्या करना चाह रही है, when it wants to regulate this business, so if it has the power to issue directions to anybody, that anybody can be any person जो इस पूरे रेडियस में फॉल करता है। Understood? What I mean to say is central government has made certain powers that are not only confined to the boundaries of stock exchange but takes into arena the participants in the business, in the security buying, selling and dealing business. Okay, let us first of all read it and then we can understand it better. So to issue directions, section 12A provides that if after making or causing to be made an inquiry, SEBI is satisfied that it is necessary. Please highlight, after making or causing to be made an inquiry, SEBI is satisfied. यहाँ पे SEBI की satisfaction की बात है कि हम पहले एक इंक्वायरी बिठा लेते हैं, जो सवाल जवाब हमें करने हैं हम कर लेते हैं, जिस भी तरीके से हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है हम कर लेते हैं। अगर उसके बावजूद कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, द मॉनिटर सेबी को अगर ऐसा लगता है कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, दूसरा टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अभी मैं उसके आगे की चीज नहीं पढ़ रही हूँ, to prevent the affairs of any recognized stock exchange being conducted in a manner detrimental to the interest of investors, and C, to secure proper management of any stock exchange. ठीक है, किन 3 कारणों में भाई हमने इंक्वायरी बिठा ली? अभी भी अगर सेबी को ऐसा लगता है कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ठीक है, दूसरा दैट द बिजनेस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज वॉज बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर जो कि पब्लिक के लिए ठीक नहीं था, और तीसरा कि अभी भी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। ऐसे 3 केसेस जब सेबी को लगेंगे तो सेबी क्या करेगी? सेबी विल इशू डायरेक्शंस। अब जो मैंने बात बोली कि क्या ये बात सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज तक लागू होती है? नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड फर्दर इन पॉइंट बी, टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, नेक्स्ट, or clearing corporation or such other agency or person providing
trading, clearing और settlement facility in respect of securities। यानी कि अब हमने सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को एरेना में नहीं लिया, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है, बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पे सिक्योरिटी क्या होती है, परचेज हो जाती है, तो फिर एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या करता है कि वो उस सेटलमेंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करता है। सिक्योरिटीज पर्टिकुलर इन्वेस्टर तक पहुंच जाना ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और अगर आपने फॉर्मल क्लियरिंग कॉरपोरेशन नहीं एंगेज कर रखा है तो आपने और कोई भी एजेंट एंगेज कर रखा होगा फॉर सेटलमेंट। समझ में आ रही है बात? अब ये जो जितने भी आप क्या देखते हो, ट्रेडिंग टर्मिनल्स वगैरह देखते हो, तो वहां पे क्या होती है, ट्रेडिंग होती है। दे आर व्हाट, दे आर brokers, okay, they help you in buying and selling securities. Then they also contact some clearing corporation जो क्या करेगी, स्टॉक एक्सचेंज से आपकी सिक्योरिटी को लाइन अप करा के आप तक पहुंचाएगी, ठीक है। तो यानी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे फोकस कर रही है, इट इज फोकसिंग ऑन द सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। जो आपका सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उस पे फोकस किया जा रहा है, यानी स्टॉक एक्सचेंज या फिर उसका एजेंट कौन, क्लियरिंग कॉरपोरेशन। और अगर आपने फॉर्मल क्लियरिंग कॉरपोरेशन को नहीं एंगेज कर रखा है तो फिर आपने ज़रूर किसको एंगेज कर रखा होगा, कोई और एजेंट वगैरह को एंगेज कर रखा होगा। ये सब अगर कोई भी ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसमें इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो भी सेबी क्या करेगी, डायरेक्शंस इशू कर देगी। और क्या इन लोगों गलती कर रहे होंगे तो डायरेक्शन क्या सिर्फ इसके लिए इशू किया जाएगा, नहीं, इसके लिए भी इशू कर सकती है, इसके लिए भी इशू कर सकती है। डायरेक्शन इशू करने का मतलब, नाउ सेबी विल टेल हाउ डू यू हैव टू डू समथिंग एंड अदर थिंग्स, ओके, लाइक द पर्टिकुलर डायरेक्शंस, द रिक्वायर्ड डायरेक्शंस। अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही है? उसी तरह से तीसरा, टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी सच स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन और एजेंसी और पर्सन। यानी कि प्रॉपर मैनेजमेंट में कौन नहीं है, ना सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज, अगर क्लियरिंग कॉरपोरेशन भी प्रॉपर मैनेजमेंट में नहीं है या इस तरह की कोई जो एजेंट या एजेंसी इन्वॉल्व है, अगर उनका भी मैनेजमेंट कुछ तो भी ऐसा है जो सेबी को प्रॉपर नहीं लग रहा है, तो भी सेबी क्या करेगी, क्या कर देगी, डायरेक्शंस इशू कर देगी। It may issue directions to any stock exchange, clearing corporation or agency. Second, to any company whose securities are listed or proposed to be listed in a stock exchange. ठीक है, अब मैंने क्या ये बात नहीं बोली थी शुरुआत में कि ना सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं बल्कि इसके रेडियस में आने वाले हम सबकी बात कर रहे हैं। तो ये जो डायरेक्शन है ये इनको भी इशू हो जाएंगे, ठीक है, जैसा सेबी को ठीक लगे। सेबी को अगर लगता है कि इसका काम ठीक से नहीं हो रहा है या इसका काम ठीक से नहीं हो रहा है या इसका काम ठीक से नहीं हो रहा है, सेबी देखेगी कि मुझे कहाँ से रेगुलेट करना है, विच इज द एरिया से मुझे रेगुलेट करना चाहिए। क्या मुझे सीधे इन लोगों को डायरेक्शन इशू करने हैं या इन लोगों को या इन लोगों को या इन लोगों को, और सेबी उसके हिसाब से डायरेक्शंस इशू कर देगी। अंडरस्टूड? और हर पर्सन इस बात से क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा, जिन पे भी ये डायरेक्शन इशू किए जाएंगे, दैट यू हैव टू फॉलो देम। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर अदर पीनल प्रोसीजर्स हैं, कॉन्ट्रावेंशन के प्रोसीजर्स हैं, वो अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इशू ऑफ डायरेक्शंस के केस में जो समझने वाली बात है और जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को इशू नहीं हो रहे हैं, इट कैन बी इशूड टू द कंपनी or it can be issued to the stock exchange, the clearing corporation or the agency involved. किस मामले में? पहले अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, अगर बिजनेस इस तरीके से कंडक्ट हो रहा है दैट इज डेट्रीमेंटल टू द पब्लिक, एंड थर्ड दैट देयर इज नो प्रॉपर मैनेजमेंट, एंड टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट द सेबी इज गोइंग टू डू व्हाट, सेबी इज गोइंग टू इशू डायरेक्शंस। अंडरस्टूड? किन तीन केसेस में? For the interest of public, business being conducted
in a manner detrimental to public interest, detrimental to public interest का मतलब उनके खिलाफ, ठीक है। और तीसरा टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट। अंडरस्टूड? ये तीन चीजें जब लगता है तो कौन करेगा? स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स ओनली, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पावर्स के बारे में बात करें। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि उसने सेबी को ये पावर दिया है कि प्रॉपर इंक्वायरी कर लो और उसके हिसाब से जैसे मर्जी वैसे डायरेक्शंस इशू कर देना। अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही है? ये हमारा सेबी का ही, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पावर है। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट है आपका टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट्स इन सर्टेन केसेस। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि वहाँ पे क्या किया जाए, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रोहिबिट किया जाए कि नहीं भाई कुछ पर्टिकुलर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स आप नहीं एंटर कर सकते, तो सरकार बहुत ही आराम से ऐसा कर सकती है। If the central government is of the opinion that it is necessary to prevent undesirable speculation in specified securities in any state or area, it may by notification in the official gazette। ये क्यों notification in the official gazette दी जाती है? Of course ताकि public becomes well aware of the changes, क्योंकि stock exchange is a place जहाँ से most of the public is connected। ठीक है, आप जो जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह हैं बहुत लोग कनेक्टेड हैं और एक देश की इकोनॉमी भी रेगुलेट होती है उस हिसाब से, तो सबको पता होना चाहिए कि किस तरीके के चेंजेस वहाँ आए। ओके, डिक्लेयर दैट नो पर्सन इन द स्टेट और एरिया स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन शैल सेव विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कोई भी वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। किस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज वाले कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं किए जाएंगे? एग्जीक्यूट नहीं किए जाएंगे अगर गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट एक बार कर दिया है तो। अंडरस्टूड? सो दिस इज वन ऑफ द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट कैन प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट्स इन सर्टेन केसेस। शुरू से बोलो। एक हो गया आपका टू कॉल फॉर पीरियोडिक रिटर्न्स एंड डायरेक्ट इंक्वायरीज। सेकेंड, टू सुपरसीड द गवर्निंग बॉडी। थर्ड, टू सस्पेंड द बिजनेस। फोर्थ, व्हाट्स फोर्थ वन? टू मेक और डायरेक्ट रूल्स। ओके, व्हाट्स फिफ्थ? फिफ्थ इज टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट। सिक्स्थ अभी हमने क्या पढ़ा? टू इशू डायरेक्शंस। सेवेंथ, टू ग्रांट इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन टाइप का कुछ, ठीक है। ऐसा ये सब आता है ना बॉर्नविटा हॉर्लिक्स में, इम्यूनिटी बढ़ाए शक्ति लाए, जो भी। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है अगर आप किसी को कुछ एक अम्ब्रेला टाइप का दे दो। बॉडी की इम्यूनिटी क्या होती है? दैट इज आवर शील्ड। ओके, दैट इज आवर शील्ड अगेंस्ट जर्म्स। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो हमें बीमारियां जल्दी नहीं पकड़ेंगी, जर्म्स जल्दी नहीं पकड़ेंगे। सिमिलरली गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी। अच्छा, अब इम्यूनिटी किसको ग्रांट करेंगे? चलते चलते हम किसी भी इन्वेस्टर को इम्यूनिटी ग्रांट कर दिए? नहीं, नॉट दिस। ओके, अगर किसी प्रोसीडिंग में कोई बंदा फंस गया है, ठीक है, अगर किसी गलत चीज़ में कोई बंदा फंस गया है और वो सरकार के आगे जाके पूरी तरह से अपनी बात रख रहा है, पूरी सच्चाई बता रहा है और गवर्नमेंट को लगता है कि यार ये गलत केस में फंस गया, ठीक है, या इसकी कोई गलती नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है। मतलब अब उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर एक बार प्रोसीडिंग चालू हो चुकी है तो गवर्नमेंट के पास जाके वो इम्यूनिटी नहीं मांग सकता। प्रोसीडिंग चालू होने से पहले ही वो गवर्नमेंट के पास जाके इम्यूनिटी मांग सकता है। यानी कि अब अगर मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, तो अगर मान लो स्टॉक एक्सचेंज की डीलिंग में कुछ गड़बड़ हो गई किसी से, ठीक है, और उसके ऊपर कोई नोटिस सर्व कर दी गई बाय सेबी लेट्स से, ओके,
कि भाई अब तुम्हारे ऊपर ऐसा है, इंक्वायरी वगैरह बिठाई जाएगी, पूछताछ होगी और फिर देखा जाएगा तुम्हारा आगे क्या होना है। अब ये पर्सन क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एक एप्लीकेशन डाल सकता है कि सर ऐसी ऐसी बात है, मेरी कोई गलती नहीं है, दिस हैपेंड, ठीक है। नाउ इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन कि ओके फाइन, वट एवर ही इज सेइंग इज ट्रू एंड ही इज इनोसेंट, द गवर्नमेंट विल ग्रांट हिम इम्यूनिटी। यानी अब उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, जो उसको पता था, जो उसको सही था उसने बता दिया और गवर्नमेंट इस बात से सैटिस्फाइड है। लेकिन अगर एक बार उस बंदे ने लेट कर दी और नोटिस वगैरह आने के बाद, इंक्वायरी वगैरह बैठने के बाद प्रोसीडिंग चालू हो गई, तब सरकार कुछ नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है? तो मैम क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट को कन्विंस करने का गेम है बस? मतलब गवर्नमेंट को कन्विंस कर लो, इम्यूनिटी ले लो और फिर तुम्हारे ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी? तुमने जो भी बोला गवर्नमेंट उससे सैटिस्फाई हो तो गई, लेकिन अगर बाद में इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के दौरान, ठीक है, तुमसे नहीं, केस में कभी भी अगर ये पता चलता है कि तुमने गवर्नमेंट को कोई भी रॉन्ग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी या गलत बोला या झूठ बोला या धोखा दिया, तो तुम्हारी इम्यूनिटी वापस ले ली जाएगी और तुम्हारे ऊपर फिर से वैसे ही प्रोसीडिंग चालू कर दी जाएगी। सो दिस इज अ पावर गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ people who are not involved in any kind of fraud or something, but उनका नाम आ जाता है, ठीक है। तो अगर उनके पास कहा जाए कि भाई क्या रिलीफ है, उनके पास एक ये रिलीफ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकती है। Section 23O deals with the power to grant immunity. The central government may, on recommendation by SEBI, if the central government is satisfied that any person who is alleged to have violated any of the provision of this act, ठीक है, alleged to have been violated का मतलब उस पर इल्ज़ाम लगा है कि उसने कुछ गलत किया है, ओके, has made a full and true disclosure in respect of alleged violation, grant to such person subject to such condition as it may think fit, of course, ठीक है। अपनी कोई भी शर्त गवर्नमेंट लगा सकती है, देखो तुम देश छोड़ के नहीं जाओगे, देखो तुम अब 4 महीना सिक्योर स्टॉक एक्सचेंज में घुसना भी मत, ठीक है, तुम्हारे पास जितनी सिक्योरिटी है तुम सरेंडर कर दो। कोई भी जो भी कंडीशन सरकार को ठीक लगती है वो कंडीशन सरकार लगा सकती है, और लगाते ही क्या होगा, उसके ऊपर अगर वो कंडीशन मान लेता है तो आपको इम्यूनिटी दे दी जाएगी, ठीक है। इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और द रूल्स और द रेगुलेशन, एंड ऑल्सो फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ एनी पेनल्टी। ना तो तुम्हें जेल होगी, ना तो तुम्हें कोई पेनल्टी लगाई जाएगी, बशर्ते क्या हो, सेंट्रल गवर्नमेंट इज सैटिस्फाइड दैट यू आर बीइंग ट्रू। No such immunity shall be granted by the central government in cases where the proceedings for the prosecution for any such offence has been instituted before the date of receipt of application for grant of such immunity. अगर आपको इम्यूनिटी नहीं दी गई है, अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं आई है दैट इम्यूनिटी हैज़ बीन ग्रांटेड टू यू, और उसके पहले क्या हुआ, तुम्हारे ये जेल जाने की प्रतिक्रिया शुरू हो गई, प्रोसिक्यूशन लग गया तुम्हारे ऊपर, तो अब इसमें इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, उस इम्यूनिटी को बेकार माना जाएगा, ठीक है। मान लो आज किसी एक्स पर्सन के ऊपर प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है और कल उसका ये लेटर आता है, टुमारो, ठीक है, ये लेटर आता है कि भाई आपको इम्यूनिटी दे दी गई, तो अब इस लेटर का कोई मतलब नहीं रह गया। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, an immunity granted to a person as mentioned above may at any time be withdrawn by the central government if it is satisfied that such person had in the course of proceeding not complied with the condition on which the immunity was granted. या तो तुमने झूठ वूठ बोला वहाँ पे, और या तो जिन कंडीशंस पे तुमको इम्यूनिटी ग्रांट की गई थी, देश छोड़ के नहीं जाओगे, तुम चले गए, ठीक है, सिक्योरिटी सारी अपनी सरेंडर कर दो, तुमने नहीं की, तुमको बोला गया था कि 6 महीने स्टॉक एक्सचेंज में घुसना भी मत, यानी कि कोई भी बाइंग सेलिंग डीलिंग नहीं करोगे तुम, तब भी तुमने की। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन तुमने तोड़ी तो जो हमने तुमको इम्यूनिटी दी थी वो हम वापस ले लेंगे। बात समझ में आ गई? और उसके हिसाब से फिर जैसे तुम्हारे ऊपर नॉर्मल कोई प्रोसीडिंग लगनी चाहिए
वैसी लगे हम कुछ नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो ये हो गए हमारे क्या, ये हो गया हमारा पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला, टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स एंड डायरेक्ट इंक्वायरीज, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि आप पीरियोडिकल रिटर्न मंगवा लोगे, कहाँ पे, सेबी के पास मंगवाओगे। आप 5 साल तक उनको प्रिजर्व करने के लिए कह सकते हो, इंस्पेक्शन के लिए सेबी से ओपन रहेगा, ठीक है ना, सेबी कभी भी जाके इंस्पेक्ट कर सकती है। और चौथा, आप एनुअल रिपोर्ट सीजी और सेबी दोनों को भेजोगे। दूसरा, टू डायरेक्ट और अमेंड रूल्स, सॉरी, टू डायरेक्ट और मेक रूल्स, ठीक है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप गवर्निंग बॉडी से कंसल्ट कर लो और उनको बोलो कि एक काम करो, अपने रूल्स बदल लो या नए बना लो, ठीक है, जैसा कि हम बता रहे हैं वैसा कर लो, हमें ऐसा ऐसा कुछ ठीक नहीं लग रहा। ओके, नेसेसरी ऐसा करना। 2 महीने के अंदर अगर उन लोग बात मान गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर 2 महीने के अंदर वो लोग बात नहीं माने तो आप खुद क्या करोगे, ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दोगे, उनके रूल्स बदल दोगे और ऐसा माना जाएगा कि वो रूल्स उन्होंने खुद बदले हैं, ठीक है। तीसरा, टू सुपरसीड द गवर्निंग बॉडी। अगर हमें लगता है कि भाई गवर्निंग बॉडी सुपरसीड होनी चाहिए, नहीं कर रही है ढंग से काम, कुछ तो भी गड़बड़ कर रही है, हम तुमको हटाएंगे और अपना एक बंदा अपॉइंट कर देंगे, लेकिन उसके पहले हम तुमको नोटिस देंगे और हम तुम्हें एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। तुम अपनी बात आके हमसे कह सकते हो, लेकिन अगर हम तुम्हारी बात से सेटिस्फाई नहीं हुए तो हम अपना बंदा अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। और जब हम अपॉइंट कर देंगे, हम ऑफिशियल गजट में एक इस बात की डिक्लेरेशन दे देंगे। जैसे ही हम डिक्लेरेशन देंगे, तुमको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। यू आर आस्क्ड टू, ऑल द गवर्निंग बॉडी शैल बी cease to hold office, the property shall vest with the appointed person and all the powers and duties of the governing body shall be with the appointed person। पर अगर हमने, और हम इस appointed person का पीरियड अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट तय कर सकती है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के इस पीरियड डिसाइड करने से पहले गवर्निंग बॉडी की बात से सेंट्रल गवर्नमेंट कन्विंस हो गई तो वो बोलेगी जाओ भैया अपना काम धंधा खुद से संभालो, रिकॉन्स्टिट्यूट कर लो। ओके, अंडरस्टूड। फोर्थ, टू सस्पेंड बिजनेस। कोई इमरजेंसी अराइज हो गई, हम बोले भैया ऐसा है बंद कर दो तुम, ठीक है, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। क्या उससे ज़्यादा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन अगर 7 दिन से ज़्यादा बढ़ाना है तो आपको एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द गवर्निंग बॉडी देना ही पड़ेगा और उसके आगे ही आप 7 दिन से ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ठीक है। देन इज योर, then is what? Then is to issue directions, to supersede. We have done to supersede, right? To issue directions. तो issue directions में क्या था, अगर सेबी को ऐसा लगता है, ये पावर गवर्नमेंट ने सेबी को दी कि अगर सेबी को ऐसा लगता है कि इंक्वायरी बिठाने के बाद भी तुम ये कन्विंस्ड हो कि इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक कॉम्प्रोमाइज हो रहा है या फिर बिजनेस इज बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द पब्लिक, और थर्ड व्हाट, टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ व्हाट, ये तीनों चीज किस पे अप्लाई होती है, स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और एनी एजेंसी इन्वॉल्व्ड इन सेटलमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज, ठीक है। तो फिर व्हाट कैन सेबी डू, इट कैन इशू डायरेक्शंस टू whom, टू सच स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और सच एजेंट और द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। ओके, आप कंपनी को भी ये बता सकते हो कि उसको किस तरह से कोई चीजें चेंज करनी है। तो दिस इज व्हाट इज इशूइंग डायरेक्शन। नेक्स्ट इज टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट इन सर्टेन केसेस। टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट इन सर्टेन केसेस का मतलब जहां पे हमें लगता है कि किसी स्टेट में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के होने पर हमें रोक लगा देनी चाहिए, सरकार आके रोक लगा देगी और स्पेसिफिकली बोल देगी कि अगर कुछ जरूरी कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें लगता है कि एग्जीक्यूट होने चाहिए, बनने चाहिए, तो प्लीज पहले आके हमसे पूछ लेना, उसके बाद ही करना जो करना, ठीक है। नेक्स्ट इज टू ग्रांट इम्यूनिटी, ठीक है, हम
इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं किसको, अ पर्सन एलिट फॉर एनी वायलेशन, एंड लास्ट इज टू डेलीगेट और टू मेक रूल्स। इसमें नए रूल्स ऐड करने की बात करें, एक्ट में आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि आप नए रूल्स ऐड कर सकते हो, उसके लिए आपको दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में मेजॉरिटी सीक करनी पड़ेगी। दैट हैज बीन given over there. Every rule made under this act shall be laid as soon as may be after it is made before each house of the parliament. 30 दिन के अंदर अंदर देना पड़ेगा और जैसे ही वहां से पास हो जाएगा वो रूल माना जाएगा कि बन गया, राइट? सो दीज आर ऑल द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ in your exam either it can give you an 8-mark answer writing ki state the powers of the central government as given in the Securities Contract Regulation Act. That is where you have to state all the 8 points and also describe them in brief. Okay? आपको बहुत छोटे में उसका प्रोविजन बताना भी है. अदरवाइज आपको 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें स्पेसिफिकली जैसे ये कुछ बड़े पावर्स थे, इशू डायरेक्शंस वाले, सस्पेंड बिजनेस वाला, सुपरसीड द गवर्निंग बॉडी एंड टू ग्रांट इम्यूनिटी, इस तरीके के जो कुछ बड़े पावर्स थे इनका एक्सप्लेनेशन आपसे अलग से मांग सकता है. Okay, so please try to focus. These form your certain important question. These form your certain important questions, or otherwise you can be asked all the 8 points here. Understood? बात समझ में आ रही है? Next, we are moving ahead with the powers of SEBI. SEBI, being the monitor of all these stock exchanges, must be having some powers, right? उनको भी तो कुछ पावर देना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब पहला पावर जो दे रखा है वो है टू मेक और अमेंड बाय लॉज ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, अभी तक ये जो थे ये कुछ रूल्स थे जो कि ज़रूरी थे. नेक्स्ट इज द बाय लॉज, जिन पे आपका डे टू डे एक्टिविटी कैरी ऑन हो रहा है उसको बनाने या अमेंड करने का पावर सेबी को दिया गया है. कौन दिया है? ये एक्ट दिया है. ओके, सो सेबी, कैन यू सी page number 1.14, powers of SEBI. To make or amend bylaws of the recognized stock exchange. SEBI may either on a request in writing received by it in this behalf from the governing body of a recognized stock exchange or on its own motion. क्या? या तो एप्लीकेशन आने पे या तो ऑन मोशन का मतलब सुओ मोटो. ठीक है, ऑन इट्स ओन मोशन, दैट इज सुओ मोटो. व्हाट कैन बी डन? अगर वो सेटिस्फाइड है, इफ इट इज सेटिस्फाइड आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज that it is necessary to do so after recording its reason for doing so, make bylaws for all or any of the matters specified in section 9 or amend any bylaws made by stock exchange under that section. stock exchange section 9 के अंडर अपने bylaws बनाता है, लेकिन अगर stock exchange को लगता है कि भाई कुछ bylaws हमारे क्या होने चाहिए और बनने चाहिए, कुछ नए बनने चाहिए या फिर कोई पुराने amend हो जाने चाहिए, तो या तो stock exchange खुद स्टॉक एक्सचेंज खुद क्या करेगा, एक एप्लीकेशन दे देगा. किसको दे देगा? सेबी को दे देगा कि भाई पर्टिकुलर रूल्स हमारे अमेंड कर दो. और या फिर अगर सेबी को लगता है कि ऐसा करना ठीक है तो सेबी खुद ही कर देगी. लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है आफ्टर गिविंग रीजंस फॉर डूइंग सो. ठीक है, तो ये रीजन देना बहुत ज्यादा जरूरी है. और इस केस में या दोनों ही केसेस में कंसल्टेशन विद द गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज भी जरूरी है. ठीक है, तो यानी आफ्टर गिविंग रीजंस फॉर डूइंग सो प्लस कंसल्टिंग विद द governing body, you can make or amend rules.
Where in pursuance of this section any bylaws have been made or amended, the bylaws so made or amended shall be published in the Gazette of India. That is very common. ठीक है, तो वही बात वहाँ पे लिखी गई है. I am not going to read it again. Next, third paragraph, where the governing body of a recognized stock exchange objects, this is important, when it objects to any bylaws made or amended by SEBI on its own motion, it may within 2 months of the publication thereof, क्योंकि जैसे ही पब्लिश होता है तब से वो चीज़ अप्लाइड मानी जाती है, तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर तुमको जो भी क्या करना है, चेंजेस इसमें तुमको चाहिए अपने हिसाब से, तुम उसके लिए सेबी को अप्लाई करो कि भाई ये जो आपने रूल्स अपने हिसाब से बनाए ये नहीं जम रहे, अभी आप प्लीज इसको चेंज करो. ठीक है. SEBI may, after giving an opportunity to the governing body of the stock exchange, revise the bylaws so made or amended, or where the bylaws so made or amended are revised as a result of any action taken under this section, the bylaws so revised shall be published. ठीक है, and shall become effective as provided in section 2 of subsection 10. The making or the amendment or revision of any bylaws shall in all case be subject to conditions of previous publication. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सेबी ने मान लो एक पब्लिकेशन में डिक्लेयर करते हुए ये लिखा कि स्टॉक एक्सचेंज कैन नॉट डील विथ कंपनीज हैविंग अ टर्नओवर बिलो 10 करोड़, लेट्स से. ठीक है, अब 10 करोड़ से नीचे की कंपनियां या और कोई कंपनी उठा के उसमें क्या करी, 2 महीने के अंदर अंदर एक एप्लीकेशन सेबी को दे दी कि प्लीज़ आप इसको थोड़ा चेंज कर दो. अब इसमें क्या कर रही है, तुरंत अगला पब्लिकेशन आ रहा है, सेबी कैन डील विद द कंपनीज विद टर्नओवर लेस देन 10 करोड़. अपनी ही बात को क्या करना है, कैंसिल कर करके आगे के पब्लिकेशंस नहीं देने हैं. जो भी सेबी उसमें अमेंडमेंट करेगी वो खाली अपने प्रीवियस पब्लिकेशन के आसपास कर सकती है, पर अपनी बात को कॉन्ट्रेरी, अपनी बात को कंट्रास्ट करते हुए नहीं कर सकती. द मेकिंग और अमेंडमेंट और रिविजन ऑफ एनी बायलॉ शैल इन ऑल केसेस बी सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन. प्रीवियस पब्लिकेशन में जैसी बातें छप चुकी हैं उसके हिसाब से ही हम नई बातें छापेंगे. समझ में आ रही है बात? However, if SEBI is satisfied that in any case that in the interest of the trade or public interest any bylaw should be made or amended or revised immediately, तो वो क्या करेगी, तुरंत प्रीवियस पब्लिकेशन को खारिज कर देगी. लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब क्या, जब सेबी को ऐसा लगता है कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट. समझ में आ रहा है? यानी कि इट कैन मेक और अमेंड बायलॉज ऑन एप्लीकेशन और सुओ मोटो, बट रीजंस देना पड़ेगा और गवर्निंग बॉडीज के साथ कंसल्टेशन भी करनी पड़ेगी. इसके बाद आप ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दो, पब्लिकेशन होते ही नया वाला बायलॉज माना जाएगा. जैसे ही पब्लिकेशन हुई, अगर स्टॉक एक्सचेंजेस को ऐसा लगता है कि नो वी वांट समथिंग टू बी रिवाइज्ड विद इन 2 months ऑफ द पब्लिकेशन, दे शुड अप्लाई टू सेबी अगेन. ठीक है, सेबी फिर से क्या करेगी, गवर्निंग बॉडी से बातचीत करेगी, उनको एक बार अपनी बात कहने का मौका देगी और उसके बाद ही कोई स्टेप लेगी. जो भी स्टेप लेगी वो पिछले पब्लिकेशन के हिसाब से होगा. Until and unless it is in the interest of general public, तब वो immediately कोई भी एक्शन ले सकती है. अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही है? ठीक है. नेक्स्ट, टू मेक रेगुलेशंस. नाउ सेबी हैज सर्टेन पावर टू मेक रेगुलेशंस. Regulation with regards to what? Let us concentrate. SEBI may, by notification in the official gazette, make regulation consistent with the provisions of this act and rules made thereunder to carry out the purposes of this act. जैसा उसको रेगुलेशन समझ में आता है कि भाई इस एक्ट के पालन के लिए हमें इस तरीके के रेगुलेशंस निकालने ज़रूरी है, सेबी निकाल सकती है. बट अब इसमें आगे की बात क्या है? In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulation may provide for all or any of the following matters. Without prejudice to the generality of the foregoing power का मतलब क्या हुआ? Without prejudice का मतलब क्या कि this particular provision will supersede. कोई भी आप रेगुलेशन बता सकते हो इन 4 पॉइंट्स के मैटर से संबंधित. समझ में आ रहा है? कोई भी अगर फोरगोइंग पावर है, इसके ऊपर की और कोई भी पावर है सेबी की,
ठीक है, उससे भी ऊपर ये चीज मानी जाएगी कि सेबी कोई रेगुलेशन निकाल सकती है। बात समझ में आ रही है? विदाउट प्रेजुडिस टू द फोरगोइंग पावर, अगर इसके पहले हमने कोई रूल ऐसा निकाला है और अब हम इस सेक्शन के अंडर कोई और रेगुलेशन निकालना चाह रहे हैं तो दिस विल सुपरसीड। देन फर्स्ट किस मैटर्स से संबंधित कर सकते हैं? द मैनर in which at least 51% of the equity share capital of a recognized stock exchange is held within 12 months from the date of publication of the order under subsection 7 of section 4B by the public other than shareholders having trading rights under subsection 8 of that section. क्या समझ में आया? जब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का क्या बात की जा रही थी? डीम्यूचुअलाइजेशन की बात की जा रही थी ताकि हम ट्रेडिंग राइट्स को अलग कर सकें। उसके कॉर्पोरेटाइजेशन की बात की जा रही थी ताकि हम क्या कर सकें? उसको एक अलग बॉडी कॉर्पोरेट बना सकें। तो आपको अब क्या करना है? इन शेयर्स को बाकी पब्लिक में देना है, राइट? आपको ओनरशिप, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग राइट्स को अलग अलग करना है। और किस हिसाब से? 51% शेयर्स। 51% शेयर्स क्यों? ताकि जो मेजॉरिटी है वो जनरल पब्लिक के पास रहे, ठीक है? इट बिकम्स अ पब्लिक ओन्ड कॉर्पोरेशन। तो जब हम इसको कॉर्पोरेटाइज कर देंगे, एक बॉडी कॉर्पोरेट बना देंगे, तो द मैनर इन विच at least 51% of the equity share capital of a recognized stock exchange is held within 12 months from the date of publication of order under section 7 of section 4B by public other than shareholders having trading rights. जिनके पास ट्रेडिंग राइट्स हैं उनके अलावा बाकी लोगों को आप 51% शेयर होल्डर 51% शेयर्स दो। क्या यहाँ पे जब मैं बोलती हूँ पब्लिक, तो पब्लिक का मतलब कि भाई आम जनता में तुम एक स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स बांट दो, ऐसा? इट कैन बी दिस ऑल्सो, बट अदरवाइज इट कैन बी कि जिनके पास ट्रेडिंग राइट्स हैं उनके अलावा लोगों के पास ओनरशिप होनी चाहिए। 51% जैसे ही बाहर निकला, किसी और के पास गया, इसका मतलब है कि जिनके पास ट्रेडिंग राइट्स थी अब उनके अलावा लोगों के पास ओनरशिप है। अंडरस्टूड? तो दैट मीन्स एक तरह से यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि सेबी के पास ये पावर है कि सेबी डिटरमाइन कर सकती है कि कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन एक कंपनी का, एक स्टॉक एक्सचेंज का हुआ या नहीं हुआ। अगर आप अपने ज़्यादातर शेयर्स अभी भी उन लोगों को दिए हुए हो जिनके पास ट्रेडिंग राइट्स हैं, तो इसका मतलब है कि आपने डीम्यूचुअलाइजेशन किया ही नहीं, ठीक है? तो इसलिए सेबी के पास ये पावर है कि सेबी उस सेक्शन के निकलने से, जब अपॉइंटेड डेट होती है, जब हम ऑफिशियल गजट में डिक्लेयर कर दिए कि ये अपॉइंटेड डेट है, यहाँ से 12 महीने के अंदर अंदर सेबी रेगुलेशन बना सकती है कि भाई तुम अपने 51% शेयर का, यानी कि आप अपनी मेजर शेयर होल्डिंग का निपटारा करो और ट्रेडिंग राइट्स और ओनरशिप को अलग अलग करो। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर रिक्वायरमेंट्स अंडर सेक्शन 17A, ठीक है? तो जब वील रीड इट वील नो अबाउट इट, ओके? थर्ड, द टर्म्स डिटरमाइंड सेबी, द टर्म्स डिटरमाइंड सेबी फॉर सेटलमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स, ओके? अभी हमको इसके आगे प्रोसीडिंग्स में पढ़ना है, तो क्या टर्म्स वगैरह है इस पे भी रेगुलेशन सेबी बना सकती है। एंड any other matter which is required to be or may be specified by regulation and in respect of which provision is made by regulation. कोई और मैटर जो कि सेबी को लगता है कि इम्पोर्टेंट है, सेबी उस पर रेगुलेशन बना सकती है। प्रोसीडिंग से रिलेटेड, सेक्शन 17A से रिलेटेड, आपका डीम्यूचुअलाइजेशन से रिलेटेड और एनी अदर मैटर। Every regulation made under this act shall be laid as soon as may be after it is made before each house of the parliament while it is in session for a total period of 30 days, या फिर 2 सेशंस मिला के 30 days, और उस हिसाब से जब दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अग्री हो जाएंगे उस रेगुलेशन से, या फिर अगर वो लोग ये अग्री हो जाते हैं कि नहीं ऐसा रेगुलेशन नहीं बनना चाहिए, तब वो रेगुलेशन नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो लोग मान जाते हैं कि ऐसा कोई रेगुलेशन बनना चाहिए, तब वो रेगुलेशन
बनेगा। अंडरस्टूड? तो यानी एक तो आपका हो गया टू मेक और अमेंड बायलॉज, और बी हो गया आपका टू मेक थर्ड इज योर टू एडजुडिकेट। Now what do you mean by it? Section 23(1) deals with the power to adjudicate by SEBI. ठीक है, कुछ तो भी पावर्स हैं सेबी के पास कि आप थोड़ी मोड़ी एडजुडिकेशन वहाँ पे कैरी आउट कर सकते हो। ठीक है, SEBI shall appoint any officer not below the rank of division chief of SEBI to be an adjudicating officer for holding an inquiry in the prescribed manner after giving any person concerned a reasonable opportunity of being heard. क्या बात समझ में आई कि सेबी के पास ये पावर है कि वो एडजुडिकेशन कैरी ऑन कर सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम किसको इन्वॉल्व करें, सीधे सिक्योरिटीज़ एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल को इन्वॉल्व करें, ठीक है, या फिर किसी और। अगर मैंने बोला कि सेबी कौन है, मॉनिटर है, तो सबसे पहले आपके ऊपर इंक्वायरी कौन कर सकता है, मॉनिटर खुद। तो SEBI has the power to adjudicate in any manner, it has the power to inquire in any matter, but reasonable opportunity of being heard देनी पड़ेगी। While holding an inquiry, the adjudicating officer shall have power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts. आप बुला सकते हो, ठीक है, and facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of adjudicating officer may be useful for the relevant to the subject matter of the inquiry, and if on such inquiry he is satisfied that the person has failed to comply with the provision, he may impose such penalty as he thinks fit in accordance with the provisions of the act. So that is something very common. अगर कोई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, he has the power कि वो किसी को भी बुला सके, वो कोई डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं, ठीक है, और वो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे आपकी अटेंडेंस मंगा सके कि भाई तुम्हें हर वेंसडे को आके यहाँ पे अटेंडेंस देनी है, जस्ट टू इंश्योर दैट यू हैवंट लेफ्ट द सिटी और द कंट्री एंड एवरीथिंग इज गोइंग स्टिल स्मूथ। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के पास ये बेसिक पावर्स हैं, और अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई उनकी दी गई इन बेसिक कंडीशंस को भी कंप्लाई नहीं कर रहा है, यानी कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वो नहीं लाके दिखाया, ठीक है, उसको बुलाया गया तो वो नहीं आया, तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सकती है। और ये सब पावर किसका है, सेबी द्वारा अपॉइंट किए गए एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का। SEBI may call for and examine the record of any proceeding under this act, and if it considers that the order passed by the adjudicating officer is erroneous, ठीक है, अगर अपना ऑफिसर भी कोई गलती कर दिया है या गलती से कोई ऑर्डर पास कर दिया है, to the extent that is not in the interest of securities market, it may, after making or causing to be made such inquiry as it deems necessary, pass an order enhancing the quantum of penalty if the circumstances of the case so justify. However, no such order shall be passed unless the person concerned has been given an opportunity of being heard. Further, nothing contained in this subsection shall be applicable after an expiry of a period of 3 months from the date of order passed by the adjudicating officer or disposal of appeal. अब इस एडजुडिकेशन को ये समझ में आ रहा है कि भाई जो मॉनिटर है हमारा, उसके पास एडजुडिकेट करने के पावर्स हैं। अपना एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर लगाओ, इंक्वायरी बैठाओ, वो पर्सन जिससे चाहे जो डॉक्यूमेंट मंगा ले, जिस पर्सन को उसको लगता है कि इसको मुझे बुलाना चाहिए अपने पास और इंक्वायरी करनी चाहिए, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर सेबी को लगता है कि भाई इन्होंने जो भी पेनाल्टी वगैरह लगाई है या जो डिसीजन इन्होंने लिए हैं, दैट इज़ नॉट वेरी मच अप्रोप्रिएट, इट मे बी एरनस, ठीक है, या फिर अभी भी क्या करना है हमें, अगर स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग को और ज़्यादा स्मूथ करना है, ठीक है, तो हम अभी भी उस पर्सन के ऊपर पेनाल्टी बढ़ा सकते हैं। वो पर्सन ये नहीं बोल सकता कि एक बार एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने मेरे ऊपर जो पेनाल्टी लगा दी वो फाइनल है, ठीक है। सेबी कैन इंक्रीज द क्वांटम ऑफ पेनाल्टी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, लिखा है कि सेबी कैन पास एन ऑर्डर एनहांसिंग द क्वांटम ऑफ पेनाल्टी।
इन्हांसिंग का मतलब बढ़ाने का ऑर्डर सेबी दे सकता है, घटाने का नहीं दे सकता, ठीक है। और ये सब कुछ जो भी है ये खाली 3 महीने तक एप्लीकेबल रहेगा। क्या मैम 3 महीने के बाद मतलब जो भी पेनाल्टी है वो हट जाएगी? नहीं, उसके आगे और प्रोसीडिंग हो सकती है, लेकिन अभी के लिए ये जो भी है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल बी एप्लीकेबल आफ्टर एन एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर पास और द अपील इज डिसमिस्ड। ओके, बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास यहाँ क्या 3 पावर्स हैं? आप रूल्स एंड आप हमारे बायलॉज अमेंड कर सकते हो, आप रेगुलेशंस बना सकते हो, और आप एक और चीज़ क्या कर सकते हो, आप एडजुडिकेट कर सकते हो। अंडरस्टूड? दीज आर द पावर्स विद द सेबी। नाउ द पावर्स विद स्टॉक एक्सचेंज। अगेन टू मेक रूल्स रेस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट्स, इसमें सीधी सी बात है कि स्टॉक एक्सचेंज को ये पावर दी गई है कि आपकी जो गवर्निंग बॉडी है, जो आपका ओनरशिप है, ठीक है, आप एक कंपनी हो, अब आप अपने लिए वोटिंग राइट्स के पावर्स खुद चुन लो। आप किसको कितना वोट देना चाहते हो, ठीक है, कौन आपके क्लासेस ऑफ मेंबर्स होंगे, हाउ आर दे अलाउड टू वोट, कैसे प्रॉक्सी वो अपॉइंट कर सकते हैं, ये सब कुछ आपका पावर है। This is what has been written in section 7A of the Act, where stock exchange has been given power to determine the voting rights, to restrict voting rights. Normally, और जो इसमें भी किया गया है वो है 1 person 1 vote. आप कितने भी shares held करते हो, 1 person will get just 1 vote. Then what else can be done? Proxy किस हिसाब से अपॉइंट होनी है, ये भी कौन तय करेगा? आप ही तय करोगे। यानी स्टॉक एक्सचेंज कैन व्हाट? कैन डिटरमाइन द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी। ओके, नाउ सी व्हाट आर द 4 मैटर्स जिसमें हम अपना पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। द रेस्ट्रिक्शन ऑफ वोटिंग राइट्स टू मेंबर्स ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर प्लेस बिफोर द स्टॉक एक्सचेंज। यानी सबसे पहली बात जो उन लोगों ने बोली कि ये जो वोटिंग राइट है, दिस विल गो टू मेंबर्स ओनली, मेंबर्स के अलावा और कोई वोट नहीं कर सकता। सेकेंड, द रेगुलेशन ऑफ वोटिंग राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर प्लेस बिफोर द स्टॉक एक्सचेंज एट एनी मीटिंग सो दैट ईच सच मेंबर मे बी एंटाइटल्ड टू हैव 1 vote only irrespective of his share और पेड अप इक्विटी कैपिटल। ठीक है, आप कितना भी इक्विटी कैपिटल के परसेंट को होल्ड करते हो, ठीक है, और कितने भी आपके पास शेयर्स हो, बट यू विल गेट 1 vote only। तो इस तरह से हमने रेगुलेशन बनाए हैं कि 1 person 1 vote। तीसरा, द रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ अ मेंबर टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज हिज प्रॉक्सी। ठीक है, आप किसको प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते हो, कर सकते हो भी या नहीं कर सकते हो, ये सब कुछ का पावर किसको दिया गया है? स्टॉक एक्सचेंज को दिया गया है। तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि अनदर मेंबर एज प्रॉक्सी मत अपॉइंट करो। ठीक है, द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट ऑफ अ मेंबर टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज हिज प्रॉक्सी। और चौथा, सच इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल और सप्लीमेंट्री मैटर्स। इन तीनों के लिए हमें और जो भी चीज़ ज़रूरी लगेगी, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल या सप्लीमेंटल, एनी अदर पावर जो हमें लगेगा कि हम बनाएं, इन तीनों से संबंधित वो हमको बनाने की पावर इस एक्ट में मिली है, राइट, कि वो इन तीनों से रिलेटेड कोई भी चीज़ इसमें आगे फर्दर अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। Understood? So that is the power with your stock exchange. Last is to make bylaws. Of course, this is the power of whom? The stock exchange to make their own bylaws. But of course, it has to be approved by SEBI. ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के बैठ गए, it has to be
approved by SEBI, any recognized stock exchange subject to the previous approval of SEBI make bylaws for the regulation and control of the contracts. Understood? So these are the powers that have been given under this act to the free institutions, our central government, the SEBI and to the stock exchange itself. सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में इतने पावर है, सेबी के हाथ में ये है और हमारे स्टॉक एक्सचेंज के हाथ में ये पावर्स है. इन सारे पावर्स के हिसाब से इनके पास ड्यूटीज भी है, ठीक है. एंड दिस इज ऑल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द जनरल पब्लिक. Understood? So here we are done with the powers. Next we will take up the penalties, the contravention procedures and the contravention provisions and one more thing, other definitions like what is clearing corporations, etc. ठीक है. So there is more things to learn in this very particular act. You will get to know okay, how government make a act, okay, how government make an act so as to achieve its aim. Okay, thank you.